गुड मॉर्निंग। अभी तक आज जो हम लोग इतिहास अभी तक जितना भी पढ़ा है उसी का ही थोड़ा बहुत रिकैप करते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से आज भारत को आज़ादी दिला देंगे। ओके, तो फाइनली प्रीलिम्स बहुत नज़दीक आ रही है और समय काफ़ी कम है। सो काफ़ी सारे टॉपिक्स इधर उधर के जो छोटे मोटे टॉपिक्स थे शायद क्लासेस के अंदर कवर ना कर पाया हूँ मैं, बट मैं आशा करूंगा कि आप लोग अपने हिसाब से उसको सेल्फ स्टडी के अंदर खत्म कर दीजिएगा। ओके, सो आज अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो टूवर्ड्स फ्रीडम 1939 ऑनवर्ड्स। हमने लास्ट क्लासेस तक जो भी देखा था उसका थोड़ा बहुत रिकैप कर देंगे और उसके बाद 1939 से लेके 1947 तक का जो जितना भी पीरियड है उसी को ही जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कैसे हुए। अब देखिएगा कि ये पीरियड जो है 1939 ऑनवर्ड्स, यहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स होगी और बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होंगे, बहुत सारे प्रपोजल्स आएंगे और इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट चलता रहेगा। क्योंकि आज़ादी अब मिलनी थी वो तो तय थी, बट उसके लिए किस तरह का अप्रोच होना चाहिए, किस तरह के अलग अलग ओपिनियंस आ रहे थे, एक साइड के ऊपर पाकिस्तान की डिमांड बढ़ाई जा रही थी, तो ये सब चीज़ों के इर्द गिर्द ही आपका 1940 से लेकर 47 का जो पर्टिकुलर पीरियड है वहाँ पे ये चीज़ चलती रहेगी। इसमें एक और एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट भी डेवलप होता है जिसे कहा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंद छोड़ो आंदोलन। उसको भी जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। पहले रिकैप कर देते हैं अब तक के क्लासेस के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। ओके, दो साइड के ऊपर हम लोग देख रहे थे। एक तो यहाँ पे था गांधीयन साइड कि जहाँ गांधी जब आए तो उस टाइम के अंदर कौन सा डेवलपमेंट हुआ, और पैरेलल डेवलपमेंट हो रहा था कहीं ना कहीं जब गांधी नहीं होते थे तो उस टाइम के अंदर आपके यहाँ पे राजनीतिक कार्यक्रम कैसे चलता था। 1922 के आसपास का समय याद करिए। इसके पहले की जितने भी डेवलपमेंट्स है आप अगले पिछले क्लासेस के अंदर देख लीजिएगा। ओके, आगे इसके पहले क्या हुए, बट इन बिटवीन दिस टाइम अगर आपको थोड़ा बहुत पुरानी चीजें आप रिकॉल करेंगे तो 1922 का समय था, फरवरी मार्च का, एंड इन बिटवीन दिस टाइम गांधी वॉज अरेस्टेड। ओके, तो जब गांधी अरेस्ट कर दिए जाते हैं तो उसके बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे आप जब दूसरी साइड देख रहे हो ये लाइन की, तो आपको देखने को मिल रहा है कि दो ग्रुप्स उभर के आ रहे थे। एक को बोला जाता था स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स। स्वराजिस्ट वर दी वंश जिनका मानना था कि हमको काउंसिल एंट्री के अंदर पार्ट लेना चाहिए, नो चेंजर्स का मानना था कि हमको नहीं लेना चाहिए। स्वराजिस्ट सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान जैसे लोग थे, और नो चेंजर्स के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे आदि इत्यादि लीडर्स हुआ करते थे। साथों साथ यहाँ पे गांधी जेल के अंदर थे, तो हमने ये भी देखा पिछले क्लास के अंदर कि भारत के अंदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी प्रवृत्तियों का दूसरा फेज, ओके, द सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम हो चुका था। ओके, सो ड्यू टू दिस पॉलिटिकल वैक्यूम हमको देखने को मिलता है 1922 से लेकर 1924 के तक का समय। 1924 में गांधी जेल से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क शुरू कर देते हैं। इन बिटवीन दिस टाइम 1928 के आसपास का समय हमको ये भी जानने को मिल रहा था कि साइमन कमीशन भारत के अंदर आता है, और इसी के चक्कर के अंदर जब साइमन कमीशन के रिपोर्ट्स के ऊपर बहुत सारे लोग एग्री नहीं होते तो हमको ये जानने को मिलता है कि यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाएगी 1930s में। यहाँ पे दूसरी साइड के ऊपर हमने ये भी जाना कि भारत के अंदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज किस तरह से डेवलप हुए। वहाँ पे जो सेकंड फेज था पर्टिकुलरली, इसके अंदर हमने ये भी देखने की कोशिश की है कि बहुत सारे संगठन उभर के आ रहे थे। एक का नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसी के बाद इसके साथ जो कॉन्स्पिरेसी जुड़ी हुई थी, हमने कॉन्स्पिरेसी केसेस भी लास्ट क्लास में पढ़े। एक का नाम था काकोरी कॉन्स्पिरेसी। साथों साथ यहाँ पे 1928 तक का समय जब बैकग्राउंड के अंदर साइमन कमीशन भारत के अंदर आता है तो एक और संगठन की स्थापना होती इसी के अंदर से उभरता हुआ, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके, और इसके साथ जो कॉन्स्पिरेसी खास करके जो जुड़ी हुई थी जिसे कहा जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी आपको जैसे पिछले क्लासेस के अंदर हमने चर्चा की थी उसको लेके कि this was all about the murder of Saunders. Saunders was the police officer who lathi charged on the mob protesting against the Simons Commission arrival at Lahore, and in between this time when Lala Lajpat Rai died due to this injuries of lathi charge, Bhagat Singh thought टू टेक अ रिवेंज। ओके, तो बदला लेने की कोशिश की गई थी उनके द्वारा और उसी को ही लाहौर कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। 1930s का समय यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान भी हमको जानने को मिलता है कि बंगाल के अंदर जो क्रांतिकारी प्रवृत्तियां जो थी उसी के चक्कर में यहाँ पे चिटगांव आर्मरी रेड या चटगांव आर्मरी रेड भी कहते हैं, चिटगांव को चटगांव भी बोला जाता है। एंड चिटगांव के अंदर सूर्या सेन और आदि इत्यादि उनके जितने भी फॉलोअर्स है, ही वाज अ टीचर, मास्टर दा बोला करते थे उनको। कल्पना दत्त जोशी, प्रीतिलता वादेदार जैसे, सुनीति घोष जैसी लीडर्स हुआ करती थी यहाँ पे, उनको सपोर्ट किया था। तो बेसिकली यहाँ चटगांव नाम की जो जगह थी आज के मॉडर्न डे बांग्लादेश के अंदर से उस टाइम के अंदर बंगाल के अंदर आता था, वहां पे इन्होंने जो
इनका जो आर्मरी, जो स्टोर हाउस था, जहां पे वेयर हाउस हुआ करता था, जहां पे इनके हथियार रखे जाते थे अंग्रेजों के, उन्होंने उसके ऊपर अटैक करके पूरा का पूरा पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने की भी कोशिश की थी। साथों साथ 1927 के आसपास हमने ये भी देखा कि मुस्लिम लीग किस तरह से अपनी अथॉरिटी को असर्ट कर रहा था। ओके, और उन्होंने भी बहुत सारे प्रपोजल दिए थे साइमन कमीशन के बैकग्राउंड के अंदर। यहाँ पे साइमन कमीशन के साथ साथ हमको ये भी देखा था कि किस तरह से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस डेवलप होती है और उसके अंदर भी इन लोग के कौन से डिफरेंसेस थे वो उभर के आ रहे थे। ओके, अब देखिएगा कि 1924 का समय, अब मैं थोड़ा बहुत आपको फिर से वही टाइमलाइन वाले अप्रोच के अंदर एक क्लियर करा देता हूँ। 1934 का समय, 1930 से हम लोग आगे चले जाते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है 1931 में, जब आपके गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है। गांधी जी और वाइसरॉय इरविन जो था यहाँ पे, उनके बीच में एक समझौता होता है और ये डिसाइड कर दिया जाता है कि हम लोग को आगे अभी टाइम बीइंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करना है। फिर गांधी जी वहां जाते हैं 1931 के दिसंबर के आसपास का ही समय, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका जाना होता है। बट एज यूजुअल वहाँ पे कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो नहीं पाते हैं और उसके बाद यहाँ पे आके वो डिसाइड करते हैं कि आई विल बी लॉन्चिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2.0। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2.0 लॉन्च किया जाता है, बट सरकार की जो ओपिनियन था वो चेंज हो गया था, सरकार की पॉलिसी चेंज हो गई थी और सरकार ने डिसाइड कर दिया था दैट वी विल नॉट अलाउ गांधी और द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बिल्ड अप द टेम्पो। अगर टेम्पो बिल्ड करेंगे तो लोग जुड़ेंगे। इसके पहले ही जैसे ही इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर रहे हैं, उसके दूसरे दिन ही पूरे के पूरे कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है और मेजोरिटी कांग्रेस लीडरशिप को अरेस्ट कर दिया जाता है। फाइनली अप्रैल 1934 तक आते आते गांधी जी डिसाइड कर देते हैं कि हम लोग यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को छोड़ रहे हैं। अब देखिए कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2.0 छोड़ दिया गया एंड मेजोरिटी कांग्रेस लीडरशिप को फिर से ससुराल भेज दिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है, तो हमको जानने को मिलता है कि फिर से एक और स्ट्रेटेजिक डिबेट उभर के आ रही थी। और ये स्ट्रेटेजिक डिबेट उभर के आने वाले लोग क्यों थे? क्योंकि इनको बोला जाता है न्यू स्वराजिस्ट। एज यूजुअल यहाँ पे 1934 के आसपास के समय के दौरान ही यहाँ पे काउंसिल एंट्री प्रोग्राम, फिर से आपकी विधान परिषदों के अंदर चुनाव होने वाले थे। देयर वाज इलेक्शन विच वर गोइंग टू हेल्ड ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ 1934 एंड the group within a congress asserted that we should participate in these elections and this particular group was known as न्यू स्वराजिस्ट। तो भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू आदि इत्यादि जैसे लोग थे, आप नाम याद रखिएगा कि फिर से यहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम होता है और वही वैक्यूम के बैकग्राउंड के अंदर हमको जानने को मिलता है कि एक और फिर से ग्रुप उभर के आ रहा है। फाइनली 1935 के अंदर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखा, उसके कौन से प्रोविजंस थे वो भी देखे कि भाई यहाँ पे एक फेडरेशन बनाने की बात की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। साथों साथ फेडरेशन कैसा होगा कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस प्लस इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, भारत के जितनी भी रियासतें थी, जितने भी आपके राजा हुआ करते थे, उनके और अंग्रेजों की जितनी भी जमीन थी उसको लेके इन्होंने पूरा का पूरा संघ बनाने की कोशिश की थी। साथों साथ फेडरेशन था तो ये भी बोला गया कि प्रोविंसेस के अंदर आपको ऑटोनॉमी भी देनी है और इसी के चक्कर में यहाँ पे इन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डिक्लेयर की थी। ओके, खैर फेडरेशन पूरी तरह से हरकत में आता नहीं है क्योंकि आपके जितनी भी रियासतें थी, ऑल द प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट एक्सेप्टेड टू ज्वाइन दिस फेडरेशन। क्यों? क्योंकि अगर उनको यहाँ पे फेडरेशन के अंदर जुड़ जाएंगे तो उनका जो एक्सक्लूसिव जो एब्सोल्यूटिस्ट राइट जैसा था राज्यों के ऊपर रूल करने का, जितने राजा थे, आपके जितने भी रियासतें वाले लोग थे, वो थोड़ा कम हो सकता था और उन्होंने मना कर दिया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे डिक्लेयर कर दी जाती है और यहाँ पे करीबन आपके 11 के आसपास जितने भी प्रोविंसेस थे उसके अंदर चुनाव होते थे। ओके, सो फरवरी 1937 के अंदर यहाँ पे चुनाव होते हैं बैकग्राउंड के अंदर एंड फाइनली यहाँ पे कांग्रेस करीबन 7 से 8 प्रोविंसेस के अंदर अपनी सरकार बना देती है। और हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा कि 28 मंथ्स ऑफ कांग्रेस रूल, कांग्रेस 28 महीनों तक यहाँ पे शासन चलाएगी और बहुत ही अच्छा खासा उसने काम किया था विदाउट हैविंग वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कम थे, पावर भी कम था, बट खैर कांग्रेस की सरकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया था। हमने असेसमेंट भी उनके काम का किया था। ओके, किस तरह से डेवलप किया जा रहा है। फाइनली सितंबर 1939 के आसपास यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, वो एक मास रेजिग्नेशन की तरफ चली जाती है। अभी क्यों ये लोग रिजाइन करते हैं उसको लेके एक दो दफा यहाँ पे यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछ दिया था। प्रश्न यही था कि व्हाट वाज द रीजन behind the resignation of Congress ministries in 1939. The fundamental reason behind the resignation of the Congress ministries in 1939 was one and only one. अगर आप ये दौरान थोड़ा बहुत
बैकग्राउंड के अंदर वर्ल्ड कंटेम्प्ररी इवेंट्स जो हो रहे थे उसको ध्यान में रखोगे तो आपको जानने को मिलेगा कि the second world war started during this time, and when the second one was started, so the British made India a party to second world war on the cause of allies. तो आपके जितने भी allied forces थे, ब्रिटेन, फ्रांस आदि इत्यादि जितने भी कंट्रीज थे, all these people were fighting against Germany. और इंडिया वॉज मेड अ पार्टी, बोले खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाराना। भाई भारत तो ऑलरेडी एक कॉलोनी कंट्री है, एक कॉलोनी के नाते आप हमको कोई राइट्स नहीं दे रहे हो और ऊपर से आप हमको युद्ध के अंदर ढकेले दे रहे हो। एंड कांग्रेस एट दैट टाइम हैड ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। यहाँ पे 7-8 सरकार राज्यों के अंदर अपना शासन चलाना एक पैन इंडिया मूवमेंट के तौर के ऊपर एस्टैब्लिश हो गई थी। और जब कांग्रेस को लगा कि विदाउट टेकिंग अस इनटू कॉन्फिडेंस, अगर आप लोग हमको यहाँ पे युद्ध के अंदर ढकेले दे रहे हो तो दिस इज नॉट फाइन, दिस इज नॉट जेन्युइन, एंड एज अ रिजल्ट एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट वी आर क्विटिंग। ओके, तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। अब देखिएगा कि 1939 का ये जो रेजिग्नेशन वाला जो पीरियड था वहां पे बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही थी, एंड अंडर विच कंडीशंस द कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन, वो हमको पहले समझ में आना चाहिए कि अब तक के क्लासेस हम लोग को किस तरह से हमने जो पढ़ा है उसी का ही थोड़ा बहुत कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। अब देखिएगा कि बैकग्राउंड के अंदर क्या चीजें हो रही है कि द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज क्या। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि द फंडामेंटल रीजन वाज कि हमको युद्ध के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। बट अगर आप देखिएगा कि कांग्रेस की पोजीशन युद्ध के पहले क्या हुआ करती थी, देयर वाज ओनली वन पोजीशन, बोले वही था कि सत्याग्रह करना है, वी हैव टू लॉन्च दिस सत्याग्रह, हमको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ फिर से जाना हो तो फिर से जाएंगे, या सरकार को कोऑपरेट नहीं करना है। मेन चीज वही थी कि भाई वी विल नॉट बी कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट। ओके, तो ये चीज का बेस बना के ये पूरा का पूरा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था। अब देखिएगा यहाँ पे कि कांग्रेस वाज ऑलरेडी हॉस्टाइल टू फासिज्म, नाजिज्म, मिलिटरिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ओके, सो जब लगा कांग्रेस को कि अगर हमको एक तरफ पे खाई है और एक तरफ पे कुआं है तो हमको किसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो फांसीवाद जा था और वहां पे जो पूरा का पूरा मिलिट्री की पैक्ट के दौरान यहाँ पे जितने भी एक्सिस फोर्सेस थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया जैसे कंट्रीज, वो लोग जो अगर आगे बढ़ जाएंगे, जापान जैसे कंट्रीज अगर आगे बढ़ जाएंगे तो और हालत खराब हो जाएगी। तो वो खाई वाला केस था कि बाहर नहीं निकल पाएगी, एक बार निकल गए तो गिर गए अंदर, कुएं के अंदर तो ऐसा था कि कोई रस्सी डाल के निकाल भी सकता है। सो एसेंशियली कांग्रेस थॉट ऑफ कोऑपरेटिंग विद ब्रिटिश गवर्नमेंट कि यहाँ पे कि अगर आप हमारी दो मेन चीजें मान जाओ तो हम लोग आपको कोऑपरेट करेंगे युद्ध के दौरान। ओके, क्यों? क्योंकि अगर कोऑपरेट नहीं किया तो ब्रिटिशर्स को भी बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनको ऑलरेडी 1, 2, 3, 4 फ्रंट के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर, उनको अलग अलग जगहों के ऊपर वो लोग युद्ध कर रहे थे। और यहाँ पे अगर इंडिया के अंदर इंटरनल क्राइसिस आ जाएगा एंड इफ द इंडियन पीपल स्टॉप्स कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इनकी हालत और खराब हो सकती थी। ओके, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था जिसको लेके ये चर्चा चलती रहती थी। ओके, तो कांग्रेस ने बताया कि 2 टर्म्स एंड कंडीशन है भाई साहब हमारी, आप हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशन को मान जाओ तो हम लोग आपसे कोऑपरेट करेंगे युद्ध के दौरान और हम लोग हमारे हिसाब से डेवलप करेंगे। ओके, ये 1939 के पहले की बात कर रहा हूं, ये बैकग्राउंड के अंदर कौन सी चीजें चल रही थी उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ओके, पहला बोल दिया कांग्रेस ने कि आफ्टर द वॉर दैट द गवर्नमेंट शुड सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपको एक संवैधानिक सभा की स्थापना करनी पड़ेगी और आपको लिख के देना पड़ेगा। बोले वर्बल नहीं चलेगा, आपको डायरेक्टली लिख के देना पड़ेगा। साथों साथ ये भी बोला गया है कि इमीडिएटली अभी के दौरान यू शुड हैव सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विच इंक्लूड्स द इंडियंस इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन जब कांग्रेस ने रखी कि युद्ध के पहले अगर आपको लेके ही जाना है हम लोग को, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट एज यूजुअल हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस ने ये दो मुद्दे के जो कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन सेटअप की थी अंग्रेजों के सामने, तो अंग्रेजों का रिस्पांस क्या रहा था कि व्हाट वाज द गवर्नमेंट रिस्पांस ड्यूरिंग दिस टाइम, सरकार क्या बताएगी। यू विल सी कि वाइसरॉय लिथिंगलो जब उस टाइम पे वाइसरॉय के तौर के ऊपर एस्टैब्लिश थे, वो बताते हैं कि भाई ये कौन सी बात कर रहे हो, बोले आई एम नॉट एग्रीइंग टू एनी ऑफ योर डिमांड्स, बोले तुमको जो भी करना है वो करो। जब ये सब चीजें बैकग्राउंड के अंदर ज्यादा बढ़ गई तो यहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है। ओके, सितंबर 10 से लेकर 14 के बीच में 1939 के अंदर ही। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम आल्सो द कांग्रेस लीडरशिप थॉट दैट वी शुड सपोर्ट द गवर्नमेंट इन बिटवीन, कि हम लोग थोड़ा बहुत हम लोग सपोर्ट करेंगे तो भी चलेगा। बट कांग्रेस के अंदर का एक और ग्रुप था जो सोशलिस्ट ग्रुप बोला जाता था। ओके, तो सुभाष चंद्र बोस एंड अदर सोशलिस्ट लाइक देम, इनका मानना था कि ये जो वॉर हो रहा है ना,
दिस इज इंपीरियलिस्टिक ऑन बोथ साइड। अब देखिएगा कि बोथ इवन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ओके, ये दोनों की पैटर्न जो थी ना, ये दोनों साम्राज्यवादी नीतियों के कारण ही ये युद्ध हुआ था। बोथ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द अल्टीमेट रीजन बिहाइंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज इंपीरियलिज्म। Had it not been imperialism, the countries of Europe would not have fought against each other. Okay, तो imperialism या साम्राज्यवाद एक सबसे इतनी मूलभूत चीजें थी। तो सुभाष चंद्र बोस और जो भी समाजवादी लीडरशिप कांग्रेस के अंदर से जो सोशलिस्ट लीडरशिप उभर के आ रही थी, उन्होंने तुरंत ही आइडेंटिफाई करा दिया कि भाई साहब ये जो युद्ध हो रहा है आपका, ये दोनों साइड पे इंपीरियलिस्टिक ही है। जर्मनी भी अपने आप को एक्सपांड कराना चाहता है और ब्रिटेन तो ऑलरेडी इतना बड़ा साम्राज्यवादी देश है, इट्स ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड इंपीरियलिस्टिक कंट्री। ओके, सो इनका मानना ये था, द सोशलिस्ट एंड द अदर पीपल, द लेफ्ट विद इन द कांग्रेस, दैट वी शुड टेक द एडवांटेज ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि फिर से ब्रिटेन डिफिकल्टी इज कांग्रेस अपॉर्चुनिटी। बोले ब्रिटेन फिर से सरकार वहां की मुश्किल में आ गई है, तो हमको मौका मिला है, चौका मार देना चाहिए, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए, तो जो भी हम लोग को फायदा मिलेगा वो चलेगा। ओके, तो दैट द एडवांटेज शुड बी टेकन टू रेस्ट द फ्रीडम बाय इमीडिएटली स्टार्टिंग अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये मानना था आपके जो लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले लोग थे, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग थे, और कांग्रेस के ही दो ग्रुप जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर मिलते हैं वर्धा के अंदर, तो यहाँ पे इतना बैकग्राउंड के अंदर चलता रहता है। ओके, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फाइनली रिजोल्यूशन जब वर्धा के अंदर पास होता है 1939 के सितंबर में ही, रेजिग्नेशन देने से पहले, वहां पे बोल दिया जाता है दैट वी आर कंडेमिंग दिस फैसिस्ट एग्रेशन। बोले यहाँ पे जो फांसीवाद का नारा लगा के, ओके, किस तरह से फांसीवाद, फासिज्म और नासिज्म के बीच में भी डिफरेंस है, हम लोग देखेंगे कौन सा डिफरेंस है इन फ्यूचर क्लासेस। ओके, ब्रिटेन ने बताया कि दिस वॉर इज फॉर फ्रीडम, बट इंडिया बताता है, हमारे कांग्रेस लीडरशिप बोलते हैं, बोले हमको तो मिलते नहीं है। बोले आप बोल रहे हो कि दिस इज फॉर द फ्रीडम ऑफ अदर कंट्रीज फ्रॉम द फासिस्ट एग्रेशन, बट यू सी आप खुद कौन हो? आप यहाँ पे पूरी दुनिया में बोल रहे हो कि भाई हम लोग जर्मनी के एग्रेशन से अलग अलग देश को बताना चाहते हैं, वी आर ट्राइंग टू सेव द अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप फ्रॉम द फासिस्ट कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड इटली, बट व्हाट ब्रिटेन इज डूइंग फॉर इंडिया? इंडिया के लिए तो कुछ नहीं कर रहा है। इंडिया के लिए तो यही चीज समझ में आ रही है कि भाई हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है। आप पूरी दुनिया का वो है ना कि एक वॉचमैन बन के चले जाओ, बोले यहाँ करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, ढिमका करेंगे, बट आप घर के अंदर तो कुछ नहीं डेवलप कर पा रहे। ओके, सो इफ ब्रिटेन इज फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, इट शुड गिव दिस टू द कॉलोनीज। तो ये मानना था कांग्रेस का, और तुरंत ही कांग्रेस ने अपने रिजोल्यूशन के अंदर ये चीज भी आइडेंटिफाई कराया था कि अगर ब्रिटेन बोलता है कि हम लोग यहाँ पे लोकशाही के लिए, आज़ादी के लिए जर्मनी और आदि इत्यादि कंट्रीज के सामने लड़ाई कर रहे हैं, दैट यू शुड ऑल्सो गिव, है ना, सीखना चाहिए ना। बोले कि चैरिटी बिगेन्स एट होम, बोले कम से कम आपकी जितनी भी कॉलोनियल कंट्रीज है जिनके ऊपर आप शासन कर रहे हो, उनको तो आज़ादी दे दो, उसके बाद सब कुछ आगे डेवलप करिएगा। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे कांग्रेस ने ये भी बताया कि दैट द गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर द एम ऑफ फाइटिंग दिस वॉर। बोले कौन सा आप एम के साथ फाइट कर रहे हो एंड हाउ यू गोना इम्प्लीमेंट द डेमोक्रेसी। बोले कांग्रेस ब्रिटेन गवर्नमेंट ये बड़ी बड़ी चीजें बता रही थी कि भाई हम लोग यहाँ पे लोकशाही और आज़ादी के लिए झगड़ रहे हैं, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये भी चीज फाइनली आइडेंटिफाई कराई थी ब्रिटेन गवर्नमेंट को, सामने उनके सामने रखा था कि भाई आप आज़ादी किसको बता रहे हो, और आज़ादी दोगे तो कैसे दोगे? बोले लोकशाही आएगी, डेमोक्रेसी आएगी, तो कैसे डेमोक्रेसी आएगी? उसकी भी बात यहाँ पे पूरी की पूरी अच्छी तरह से इनके द्वारा की गई थी। ओके, सो कांग्रेस वांटेड टू गिव अ चांस टू द गवर्नमेंट, बट एज यूजुअल यू विल सी दैट द गवर्नमेंट वाज नॉट एक्सेप्टिंग द प्रपोजल मेड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। ओके, सो एज अ रिजल्ट ऑन 23 October 1939 द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन बाय। ओके, तो सितंबर अक्टूबर का जो बीच का समय था, वहां पे बोल दिया इन्होंने कि द गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग इट्स स्टैंड क्लियर, अगर सरकार अपना जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं कर रही है, एंड एज अ रिजल्ट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग अवर प्रपोजल्स। दो प्रपोजल सेट किए थे, बोले तुरंत आप एक जेन्युइनली इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना कर दो, प्रोविजनल गवर्नमेंट दैट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द इंडियन पीपल, वो नहीं माना। साथों साथ ये भी बताया कांग्रेस ने सरकार को कि आप यहाँ पे दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उस टाइम की, कि आप यहाँ पे संवैधानिक सभा, यू शुड फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर, उसके लिए भी वाइसरॉय लिथिंगलो कुछ एग्री नहीं करते हैं। और ये सब चीजें जब ज्यादा आगे निकल जाएगी, पानी सर के ऊपर चला जाता है, तो फाइनली सितंबर अक्टूबर 1939 वर्धा के अंदर मीटिंग, वहां पे भी चांस नहीं दिया जाता है, पर सरकार कुछ नहीं कर पाती है,
and on 23rd October 1939 the Congress ministries resigned. Okay, तो आपके जितने राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी उन्होंने मास रेजिग्नेशन दे दिया and they thought that we are not going to support the government in this war. Okay, तो यहाँ पे गांधी बता देते हैं कि enough of chances to the government, now no more support to the government. अभी इसके बाद क्या डेवलपमेंट होता है वो देख लेते हैं. सितंबर अक्टूबर नवंबर के बीच में ये जो पूरा मास रेजिग्नेशन का जो प्रपोजल चल रहा था वो यहाँ पे चलता रहा. फाइनली जनवरी 1940 के आसपास के समय के दौरान यहाँ पे सरकार थोड़ी बहुत हरकत में आती है और वाइसरॉय लिथिंगले बोलते हैं कि हम लोग आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे युद्ध खत्म होने के बाद. ओके, तो सरकार कांग्रेस ने बताया था कि नो सपोर्ट टू द गवर्नमेंट. अभी सरकार को लगा कि ये लोग हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो युद्ध के दौरान बहुत सारी सिस्टम पैरालाइज हो जाएगी, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पैरालाइज हो जाएगी अगर इंडियन सपोर्ट नहीं करेंगे. और इतना बड़ा कॉलोनियल कंट्री और अगर ब्रिटेन को सपोर्ट ना करे तो हालत खराब हो जाएगी इसकी. ओके, सो सरकार को लगता है दैट वी शुड पैसिफाई द नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया एंड एज अ रिजल्ट ये यहाँ पे अपनी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के तहत एक और स्टिक यहाँ पे आपको गाजर लटका देते हैं, बोले डोमिनियन स्टेटस देंगे. अब देखिए कि डोमिनेंस स्टेटस देंगे उसका मतलब क्या है. विल द कांग्रेस एक्सेप्ट दिस? बोले डोमिनेंस स्टेटस 1928 में मांगा था सबसे पहले, अगर याद करोगे तो. उसके पहले तो चलता था बट ऑफिशियली 1928 के आसपास जब नेहरू कमेटी का रिपोर्ट आता है तब जाके नेहरू कमेटी के अंदर डोमिनेंस स्टेटस और 1 साल का टाइम एक्सेप्ट किया जाता है. बोले 1 साल के अंदर सरकार ने हमको हमारी मांग नहीं मानी है तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ चले जाएंगे. अब फिर से 12 साल के बाद यहाँ पे सरकार बताती है कि हम आपको डोमिनेंस स्टेटस देने के लिए राजी है. डू यू थिंक दैट द कांग्रेस विल एक्सेप्ट इट? जेन्युइनली द कांग्रेस विल से नो. बोले हमको एक्सेप्ट नहीं करना है आपका डोमिनेंस स्टेटस, डू हेल विथ योर डोमिनेंस स्टेटस. एंड एज अ रिजल्ट अगेन द कांग्रेस सेड दैट वी आर नॉट गोना सपोर्ट यू इन द वॉर, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन. ओके, तो ये सिस्टम यहाँ पे चलता रहता है. जनवरी 1940 के बाद फिर से 2 महीने निकलते हैं, मार्च 1940 तक का समय आ जाता है. अब देखिएगा कि ये मैं क्रोनोलॉजिकल जाऊंगा, 1940 से लेके 1947 का टाइम है और वहां पे बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए. इतने पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए और आदि इत्यादि. अगर इफ यू सी द क्वेश्चन पेपर्स ऑलमोस्ट ऑन ईच एंड एवरी पेपर यू विल सी एक क्वेश्चन ये 7 साल के टाइम फ्रेम से आता ही रहता है. कैबिनेट मिशन के ऊपर आएगा, वेवल के ऊपर आएगा, सीआर प्लान के ऊपर आएगा, इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर आएगा, कहीं ना कहीं से बनता रहेगा. वेवल के ऊपर आएगा, आपकी शिमला के ऊपर आता रहेगा. ओके, क्रिप्स मिशन के ऊपर आता रहता है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इनकी टाइमलाइन भी आपको याद रखनी पड़ेगी. ओके, माइंड वेल, ये टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं क्रोनोलॉजिकल. बोले कौन पहला आया, कौन बाद में आया, कौन इसके बाद आता है. ओके, मार्च 1940 तक का समय और यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कांग्रेस डिसाइड कर देती है, इफ द गवर्नमेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग आवर डिमांड्स एंड अगेंस्ट आवर डिमांड्स दे आर सेइंग दैट वी आर गोना गिव यू डोमिनेंस स्टेटस एंड दैट टू आफ्टर द वॉर. बोले ये क्या बात कर रहे हो? बोले डोमिनेंस स्टेटस से तो हमको चाहिए नहीं था. उसमें भी आपने क्या बताया? बोले डोमिनेंस स्टेटस युद्ध खत्म होने के बाद. तो ये तो ऐसी बात हो गई कि बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते. बोले क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे बोल दिया हो कि डोमिनेंस स्टेटस देंगे. अब युद्ध कब खत्म होगा किसी को पता नहीं था. खैर हमको अभी तो पता है कि 1944 के आसपास तक आते आते खत्म हो गया था, अगस्त 1944. बट उस टाइम के अंदर तो किसी को पता नहीं था कि कब खत्म होगा. और जब युद्ध के बादल आपके सर के ऊपर मंडरा रहे होते हैं तो यू बिकम वेरी मच लाइक नो, आपको डर लगता है कि यार ये कब जाके अटकेगा और ये हमको बहाना लेके जाए पूरा का पूरा जब ये बादल फटेगा ऐसी. ओके, सो इन दिस कंडीशन यू विल सी मार्च 1940 में कांग्रेस डिसाइड कर देती है दैट विल बी स्टार्टिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेन. एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से तो अच्छी अच्छी सरकारों के लास्ट टाइम पानी पिला दिए थे उनको, क्योंकि सब नमक बनाने के चक्कर में इतने आगे निकल गए थे कि फाइनली गवर्नमेंट को कंसीड करना पड़ा था. डिफीट इनडायरेक्टली, इट वाज अ मॉरल डिफीट, इट वाज अ मॉरल विक्ट्री फॉर द कांग्रेस, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट होता है. सरकार बोलती है कि भाई साहब अब मान जाओ, हम लोग आपको ज्यादा नहीं सह पाएंगे. सो जब 1940 के अंदर मार्च के अंदर ये डिसाइड कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो मूवमेंट आपका जो आपका आंदोलन का जो ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स जो आपका मूवमेंट बन रहा था ना, वो अच्छा खासा उसको कॉन्क्रिटाइज किया जा रहा था एंड रास्ता अभी क्लियर कर दिया गया था. बोले फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, सरकार हमारी बात मानती नहीं है. अब देखिएगा कि यहाँ पे 3 चीजें बहुत मैटर कर रही थी. ये 3 चीजें वही थी कि एक तो ब्रिटिश सरकार, दूसरी कांग्रेस और तीसरी आपकी मुस्लिम लीग. अभी मुस्लिम लीग मार्च 19 अगर आप याद करोगे तो 1927 के दिसंबर 1927 से ही अच्छी खासी हरकत में आ गई थी और उसका भी बेस काफी अच्छा बन गया था. अब धीरे 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 धीरे
दिसंबर 1927 में अपने दिल्ली प्रपोजल्स भी लेते हैं। उसके बाद 1928 के आसपास का समय था जब यहाँ पे जिन्ना अपने 14 पॉइंट्स की डिमांड भी रख देते हैं और वो फ्यूचर पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा बेस जो बनने की बात हो रही थी उसको लेके भी आगे चलता है। 1937 के अंदर जैसे कांग्रेस की 8 एक प्रोविंसेस के अंदर सरकार बनती है, उसी तरह से मुस्लिम लीग की भी सरकार बनेगी। ओके, तो मुस्लिम लीग भी करीबन पंजाब और बंगाल के जो विस्तार थे वहां पे अपनी सरकार बनाता है अपने अलाइज के साथ साथ। ओके, तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि मुस्लिम लीग वाज आल्सो गेटिंग स्ट्रॉन्गर और उसका भी जो थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस था 2-3 राज्यों के अंदर वो उभर के आ रहा था। सो इन दिस कंडीशन मुस्लिम लीग यहाँ पे मार्च 1940 के अंदर ही, पर्टिकुलर 23 मार्च 1940 लाहौर के अंदर एक मीटिंग करेगा और मीटिंग के अंदर ये लोग डिसाइड करते हैं दैट वी वांट अ ग्रुपिंग ऑफ ज्योग्राफिकली कंटिन्यूअस एरियाज वेयर मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी, और इसी को ही बोला जाता है पाकिस्तान रिजोल्यूशन। अब देखिएगा कि 23 मार्च 1940 का दिवस, 23 मार्च 1931 एंड 23 मार्च 1940 फिर से हिस्ट्री का बहुत ही अनोखी तारीख है ये। कॉज ऑन 23 मार्च 1931 द रिवॉल्यूशनरीज पर्टिकुलरली भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनको हैंग कर दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके 9 साल के बाद 23 मार्च ऑन 23 मार्च 1940 the meeting takes place at Lahore, and where the Muslim League says it passes a resolution that we want a grouping of geographical areas where Muslims are in majority. This implies that Muslim League had already demanded a space for Pakistan. ऐसे विस्तार, भौगोलिक विस्तार जहां मुस्लिम बहुमती के अंदर है, वहां पे हमको अपना एक अलग सा ही एक ग्रुप बनाना है और उसके अंदर ही हम लोग हमारी सरकार चलाने की कोशिश करेंगे। ओके, अब देखिएगा कि ये जो पूरा का पूरा टाइम है टूवर्ड्स फ्रीडम, ये जो 1939 से 1940 का बीच अभी तक हमने पढ़ा, और 1940 ऑनवर्ड से लेके 1947 तक आपको 3 कैरेक्टर से मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हुआ करते थे आपके अंग्रेज, जो यहाँ पे वाइसरॉय लिथिंगलो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन के तौर के ऊपर दिया है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है और ये ट्रायंगल ही आपका पॉलिटिकल एडवांसमेंट होगा टुवर्ड्स फ्रीडम। सो फ्रॉम 1940 टू 1947 यू हैव टू रिमेंबर 3 कैरेक्टर्स ऑफ हिस्ट्री। फर्स्ट इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ करता था एपेक्स के ऊपर, ट्रायंगल का सबसे टॉप। सेकेंडली यहाँ पे हुआ करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, खास करके गांधी को हम लोग उसका प्रतिनिधित्व के तौर के ऊपर देखते थे। और यहाँ पे दूसरा जो फोर्स हुआ करता था वो थे जिन्ना, मुस्लिम लीग के लीडर हुआ करते थे, और इनकी और सरकार की डाइकोटॉमी चलती थी, नेशनल कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट की। साथों साथ मुस्लिम लीग और सरकार की भी चलती रहेगी, आपको देखने को मिलेगा, where Muslim League and the government will be in talks with each other, and you will also see that the Congress and Muslim League will be talking with each other. तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल बनता है, कौन किसके साथ बात कर रहा है, कौन किसकी खींच रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। सो यू विल सी कंटिन्यूअसली यहाँ 3 कैरेक्टर से आपको 1940 से लेके 47 का पीरियड समझना है। इसके पहले जो हमने ज्यादातर देखा है वहां पे कांग्रेस के रोल को बहुत अच्छी तरह से देखा है, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इन बिटवीन कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग अपना टांग अड़ाता रहेगा या अपनी डिमांड को असर्ट करता रहेगा, एंड द गवर्नमेंट विल आल्सो ट्राई टू कंसीड द डिमांड्स ऑफ मुस्लिम लीग। माइंड वेल, जो अपनी जो आपकी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, वो पॉलिसी के तहत सरकार इनकी मांग को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगी। ओके, तो ये डाइकोटॉमी यहाँ पे गांधी और जिन्ना के बीच के भी थोड़ी बहुत खींचातानी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खींचातानी, कांग्रेस और गवर्नमेंट के बीच के टॉक्स होते रहते थे, गवर्नमेंट एंड मुस्लिम लीग के बीच के टॉक्स होते थे, और ये तीनों आपस में भी कभी कभी बात करते थे। ओके, तो ये ट्रायंगल बनता है, कभी 2 आदमी बात करेगा, कभी 3 आदमी बात करेगा, और कभी कोई किसी से बात नहीं करेगा। ओके, एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड टू अ वैक्यूम। तो ये पूरा का पूरा है, आप जितने भी प्लान्स अभी हम लोग पढ़ेंगे इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स, यहाँ पे हमको वही देखने को मिलता है। ओके